मुद्दा ये था कि कुछ दिनों से मेरे खिलाफ सोशल मीडिया में एक प्रोपोगंडा चल रहा था जिसमें ये बताया जा रहा था कि मैं झारखंड का अपराधी हूँ। मेरे खिलाफ मुकदमा है और मैं पूरी तरह से उस चोरी में लिप्त हूँ, ऐसा बताया जा रहा था। उस विषय में मैं बात रखने के लिए आप लोग को आमंत्रित किया था। मैंने 2010 में एक ट्रक खरीदा था। 2010 में ट्रक खरीदने के बाद 4 महीने वो चला। 4 महीने के बाद मेरे को आर्थिक परेशानी कुछ आई, उसको मैं मजबूरी में मुझे बेचना पड़ा। सरोज दुबे मेढ़ोली के निवासी हैं, जो राधा कृष्ण दुबे के एक सुपुत्र हैं और बहुत प्रतिष्ठित परिवार के व्यक्ति हैं। मेढ़ोली में वो इलाकेदार है वहाँ के। उनको मैंने एक ट्रक बेचा। ट्रक बेचने के बाद वो अपने मैनेजर के साथ, अब उनकी भी 3 गाड़ी और मेरी 1 गाड़ी, उन्होंने उड़ीसा भेज दिया। किसी ट्रांसपोर्ट कंपनी को उन्होंने दिया और वो ट्रक वहाँ लेके गया। स्पंज आयरन का ट्रांसपोर्ट का काम मिला था उनको। उसने गाड़ी लोड करवाई और गाड़ी में क्या पेपर कमी था नहीं था, तो झारखंड में आके वो गाड़ी पकड़ा गई। गाड़ी पकड़ जाने के कारण, चूंकि वो गाड़ी ट्रांसफर नहीं थी, 4 महीने की नई गाड़ी थी, हमारी स्टैंप में लिखा पड़ी हुई थी सरोज दुबे जी से। इसके कारण उसका मैं ऑनर तो मैं ही था, मेरे नाम से गाड़ी थी, ट्रांसफर नहीं हो पाई थी। और पकड़ाने के बाद वो गाड़ी वहाँ पे 4 साल खड़ी रही। 4 साल के बाद वो सरोज दुबे ने उसको छुड़वाया। गाड़ी कहाँ गई पता नहीं चली। श्रीराम फाइनेंस का जो लोन था वो मेरे ऊपर था, लगभग 52 लाख रुपए बन गया था। ऐसी परिस्थिति में मैं और श्रीराम फाइनेंस के लोगों से बात करके सेटलमेंट पे बात आई। 18 लाख रुपए में मैंने अपने मेरे घर के पास बगल में ज़मीन थी, मैंने उस ज़मीन को बेचा और 18 लाख रुपए श्रीराम फाइनेंस का लोन क्लियर किया। सरोज दुबे उस स्थिति में नहीं रहे उस समय तक कि वो लोन को अदा कर पाते। वो लोन की जिम्मेदारी मेरे को पड़ी, गाड़ी भी मेरे हाथ नहीं लगी और मैं अपराधी भी साबित हुआ। वो गाड़ी जब छुड़वाई गई तो चूंकि गाड़ी मेरे नाम से थी, तो स्वाभाविक रूप से प्रवीण तिवारी के नाम से वहाँ पे मुकदमा कायम हुआ। और सच्चाई ये है कि आज तक मेरे पास झारखंड से किसी प्रकार की ना नोटिस आई, ना सम्मन आया, ना कोई वारंट आया था। आप लोग लगभग सभी लोग मोरवा थाने के जितने टीआई आए होंगे सबसे परिचित होंगे। आप इंडिविजुअल भी अलग से भी उनसे पता कर सकते हैं कि कभी प्रवीण तिवारी के नाम से कोई नोटिस या सम्मन कभी आया कि नहीं आया। राजेंद्र मिश्रा से जिस के जमाने से लेके आज तक जब कोई नोटिस सम्मन नहीं आया तो मुझे जानकारी भी नहीं हुई कि मेरे ऊपर कोई इस तरह का प्रकरण है। फिर जब ये सोशल मीडिया में चला तो मैं इसके बारे में पता करना प्रारंभ किया, तो ये पता चला कि इसको मतलब ये समाप्ति के कगार में था, लगभग समाप्त था और इसको रीओपन कराया गया है। तो एक तरफ से मेरा भला भी हुआ कि ये जो सोशल मीडिया में चला गया, पेपर में निकला, तो उस तरह से मैं जानकारी तो हुई मुझे कि मेरे खिलाफ कोई इस तरह का मुकदमा कायम है। और मैं वहाँ जाके अपना साक्ष्य प्रस्तुत किया कोर्ट में, उन्होंने स्वीकार किया उसको, मुझे वहाँ से मतलब राहत मिली। ये पूरा प्रकरण था मेरे गाड़ी यूपी 64S1356 गाड़ी का, जो जिसके कारण मुझे अपराधी यहाँ बनाया जा रहा था। ये सच्चाई ये इतनी है। इस बीच में ये हुआ क्यों, मैं चुनाव लड़ रहा था तब भी ये छापा गया था। इसके पहले मैं मंडल अध्यक्ष की दावेदारी किया था तब ये निकाला गया था सोशल मीडिया में। तो विशेष समय पे इसको जैसे बचा के रखा गया और विशेष समय पे इसको छापा जाता रहा, निकाला जाता रहा। और अभी मैंने एक पत्र लिखा था अपने जितने भी राष्ट्रीय स्तर के हमारे महत्वपूर्ण लोग हैं उनको हमने एक पत्र लिखा था, जो कोयले में मिलावट चल रही थी, अब तो बंद है, और बड़े पैमाने पे जो कोयले में मिलावट चल रही थी उसके लिए मैं संबंधित विभाग को भी लिखा और अपने नेताओं को भी, बड़े स्तर के नेता हैं उनको भी लिखा, जिसके कारण उन पर कार्रवाई भी हुई और कुछ लोगों को नोटिस भी गई थी, आपको जानकारी होगी। वो बौखलाहट जो है मेरे इस पूरे प्रकरण में नजर आती है।
मैं अपनी सफाई में ये कहूँगा कि मैं आज तक किसी भी इस तरह के अवैध कार्यक्रम में कार्य में सम्मिलित नहीं रहा हूँ। और हाँ, ये जरूर है कि मेरे ऊपर प्रवीण तिवारी के ऊपर वहाँ मुकदमा कायम है, ये सत्य है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन उसमें मेरी कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं थी, क्योंकि मैं सरोज दुबे जी को गाड़ी बेच चुका था। कानूनी तौर पे जब तक ट्रांसफर नहीं हो जाती गाड़ी, तब तक जो ऑनर होता है वो स्टैंप को वो वैल्यू नहीं, कानून में स्टैंप की कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन 2010 में जब मैं बेचा था तो उस जानकारी के अभाव में और मेरे सामने ऐसी कुछ परेशानियां थी जिसके कारण मैंने गाड़ी बेची थी। ये सारी बातें हैं। रही बात मेरे ऊपर जिस तरह के षड्यंत्र किए जा रहे हैं, भस्सी की मिलावट के संबंध में, कोयले में जो भस्सी बड़े पैमाने पर मिलाई जा रही थी, जिसके कारण मेरे पत्र के कारण जो बंद हुई, वो आगे भी अगर इस तरह के कार्यक्रम ये लोग प्रारंभ करना चाहेंगे तो मैं फिर उसका विरोध करूंगा। इस बार हमारे साथ आम कार्यकर्ता और आम लोग भी स्पॉट पे जाके उस काम को रोकने का प्रयास करेंगे। ये एक तरह से देशद्रोह का काम चल रहा था। जिस पावर प्लांट में ये कोयला जाता रहा होगा, उस पावर प्लांट की क्या स्थिति बनती रही होगी, मिट्टी और स्टोन डस्ट का बर्निंग पावर क्या होगा। ये पूरी तरह से देशद्रोह का काम चल रहा है, जिसके खिलाफ आवाज उठाना मैंने अपना कर्तव्य समझा भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता होने के नाते, और मैंने वो किया। उसके कारण मेरे को चाहे जो परिणाम झेलना पड़े, मैं उस सारे परिणाम को झेलने के लिए अब पूरी तरह से तैयार हूँ। स्तर पे जो है काला कारोबार जो है अभी कुछ दिन पहले चल रहा था मोरवा से, जो आए दिन जो मीडिया में खबरें छप रही थी वो सारी खबरें सत्य थी। जानकारी के अभाव में भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता ही था जो उस को आवाज बुलंद करके राष्ट्रीय स्तर तक इस बात को पहुंचाया और ये कार्यक्रम रुका, बंद हुआ, उनके खिलाफ कार्रवाई भी हुई। नहीं, मेरा कहने का मतलब जो मीडिया के लोग जो छाप रहे थे बार बार में, तो ये बात सत्य थी। बिल्कुल सत्य, क्योंकि जिला प्रशासन ने एक बार कार्रवाई की और उन्हें कुछ नहीं मिला, तो कई बार ये आरोप लगाए लोग कि झूठे तरीके से ये खबर लिख रहे हैं, लेकिन इस बात में सच्चाई है कि कोयला कारोबार हो रहा था। कई बार ऐसा होता है कि पुलिस छापा मारती है, उस समय वो चीज उपलब्ध नहीं होती है, इसका मतलब ये नहीं कि वो वैसा कभी कुछ हुआ नहीं है। तो मीडिया के पास भी कुछ पुख्ता जानकारी रही होगी तब मीडिया छापी होगी कुछ। तो इसमें कोई राय नहीं कि आप लोग ने जो छापा था उसमें कोई मतलब गलत बात थी। ये सामान्य प्रक्रिया है। भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़ा दल है। जब मैं बनाया गया होगा तब भी किसी न किसी को मुक्त होना पड़ा होगा, और इस नाते ये पद में रहना और जाना 3 साल के लिए ये पद होता है। जो कल थे आज नहीं है, जो आज हैं कल नहीं होंगे। आने जाने का क्रम यूं ही चलता रहेगा और हम हैं, हम ही रहेंगे, यह भ्रम भी पलता रहेगा। एफआईआर तो है, लेकिन मैं तो कहता हूं कि माननीय प्रदेश उपाध्यक्ष जी के ऊपर तो इतना बड़ा लांछन षड्यंत्र के तहत लगाया गया था किसी बालिका के अपहरण का, तो क्या वो सही था? क्या आप लोग ये महसूस करते हैं कि वो सही था? आखिर लास्ट अंत में वो षड्यंत्र उजागर हुआ और वो निर्दोष पाए गए। तो आपको पद से क्यों हटाया? इस समान प्रक्रिया के तहत हटाया गया। 3 साल के कार्यकाल होता, 3 साल के बाद किसी अन्य को मौका दिया जाता है। ये पार्टी का दोनों पक्ष से अलग कर दिया गया, इसी मौके पर अलग किया गया। नहीं लगता कि नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता। मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता था, हूं और हमेशा रहूंगा। अन्याय के खिलाफ हमेशा आवाज उठाता रहूंगा। भारतीय जनता पार्टी का जिस दिन मैंने सदस्य जो आपने बात की उसमें आप नाम भले नहीं दे रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम लोग को इनपुट है कि उसमें बीजेपी के भी लोग शामिल हैं, शायद इसलिए आपको पता कार्रवाई। मेरी जानकारी में नहीं है कि बीजेपी के लोग शामिल है कि नहीं। मैं भी बीजेपी का कार्यकर्ता हूं, मैं तो इसका विरोध कर रहा हूँ। कोयले का जो मिलावट का खेल रहा है और लगातार लमसम से बात करें तो 1 वर्ष के आसपास ये पूरा चला है। हाँ। ऐसे में मोरवा क्षेत्र में विधायक जी भी निवास करते हैं और भी कई जो पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं वो भी वहाँ पर निवास करते हैं, और ये खेल निरंतर जारी रहा। वहाँ पर पुलिस भी थी, और अगर हम रेलवे की बात करें तो रेलवे प्रशासन भी वहाँ पर रहता है। तो ऐसे में खेल लगातार चालू रहा तो क्या माना जाए? किसकी किसी भूमिका? देखिए, इसमें कोई शक नहीं है। हमारे विधायक जी बहुत सीधे साधे व्यक्ति हैं। विधायक जी इन 3 तूफान वाले कामों में कभी बहुत इनसे उनका कोई मतलब रहा नहीं है। वो अपने विकास के काम में व्यस्त रहते हैं। हो सकता है उनके पास तक कोई जानकारी ना पहुंची हो, लेकिन उनके आसपास के लोग ही अपना विकास कर रहे हैं।
तो स्वाभाविक है कि हो रहा है। और उसमें रेलवे के कर्मचारी, एनसीएल के कर्मचारी, रेलवे का जो सुरक्षा विभाग है, वो भी बिना उनके इन्वॉल्व हुए हो नहीं सकता। आप बोल रहे हैं कि पुलिस जाती है कई बार तो उसको कुछ मिलता नहीं, बात सही है, पुलिस वोट बेचारी, उसको कुछ नहीं मिलता, जिला प्रशासन वोट बेचा रहा है, भाजपा वाले भी वोट बेचा रहे हैं, पब्लिक भी वोट बेचा रही है, तो गुनाहगार कौन है? गुनाहगार जो चोरी कर रहा है, कौन कर रहा है? इसका पता लगाया जाना चाहिए। कौन लगाएगा? ये हम आप सब मिलकर लगाएंगे, और जैसे पता चलेगा उनको। इसके पीछे कारण यह है कि उनको मैं बहुत बड़ा आर्थिक नुकसान उनका मेरे कारण हुआ। कोयले की मिक्सिंग क्या एविडेंस है आपके पास? वीडियो है हमारे पास, हाँ, और मेरे पास बार नहीं है, बहुत सारे पत्रकार बंधुओं के पास भी मिक्सिंग है। और कई बार पत्र नहीं लिखते, और पत्र लिखने के बाद जो कार्रवाई हुई है मेरे ऊपर, कई तरह के और भी षड्यंत्र हो रहे हैं, चल रहे हैं। हो सकता है मेरे ऊपर कोई अटैक भी हो, लेकिन उस सब चीज की परवाह मेरे को नहीं है। मोरवा में गैंगमार हुआ, कार्रवाई हो गई। हाँ। जयंत में बहुत बड़ा कांड हुआ, कार्रवाई हो गई। आपने कहा विधायक जी भोले भाले सीधे साधे हैं, तो चेक पोस्ट पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? उन लोगों पे जो 294 में लगाया गया 323, उनको गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया? सीधी में पेशाब कांड हुआ, घर को गिरा दिया गया, सिंगरौली में क्यों नहीं हो रहा है? सिंगरौली में ऐसा कौन सा कांड हुआ जिसमें घर गिराया जाए? आपको दिख नहीं रहा है? बताइए हमको, आप एक उदाहरण दीजिए जिससे। मोरवा में गैंगवार हुआ। गैंगवार किस तरह का हुआ? अब आप बताएंगे। आप सामान्य एक क्रिया की प्रतिक्रिया थी। एक अजीत सिंह करके कोई गाड़ी सीज करने वाला व्यक्ति है, जो सिंगरौली जैसे शहर में हमको तो लगता है किसी गनमैन की जरूरत है या बाउंसर लेके चलने की जरूरत है। आपको लगता है कि सिंगरौली का वातावरण वैसा है कि आपको कोई गनमैन की आवश्यकता है? लेकिन वो ऐसा वातावरण निर्मित करना चाहता था, और आए दिन किसी न किसी सामान्य आदमी को जिम करने जाता था, जिम के लड़कों को मारपीट देता था। और जब इस तरह का क्रिया होती है तो उसकी प्रतिक्रिया निश्चित होती है। उसकी प्रतिक्रिया के तहत उसके साथ ये काम हुआ। बाकी कोई माने वैसे पेशेवर अपराधी नहीं थे जिन्होंने अभी मारपीट की। जयंत चेक पोस्ट मामले में आपकी क्या राय है? जयंत चेक पोस्ट मामले में यह है कि उस लड़के के साथ अन्याय हुआ, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, और कार्रवाई नहीं होती है तो जिसके साथ ये अन्याय हुआ उसको भी वही काम करना चाहिए जो उसके साथ हुआ। जिले सहित प्रदेश एवं केंद्र सरकार में, केंद्र में भाजपा की सरकार है, और भाजपा के कुछ लोग ही संयुक्त मोर्चा की रैली में शामिल होकर के न्याय की उम्मीद करने गए थे। किससे न्याय मांगने गए थे? पुलिस से या फिर चेक पोस्ट कर्मियों से? स्वाभाविक तौर से प्रशासन से। प्रशासन के किसके अनुसार चल रही है? कौन सी सरकार चला रही है उसे? भाजपा की। तो फिर भाजपा के सीएम मुर्दाबाद के नारे लगाते ही भाजपा के कुछ लोग संयुक्त मोर्चा छोड़ के, संयुक्त मोर्चा में कुछ लोग ऐसे पहुंच गए थे जो अन्य विचारधारा के लोग थे। उस माने भीड़ का उन्होंने, उस मंच का उन्होंने फायदा उठा के ये नारा लगाया। संयुक्त मोर्चा में ये तय हुआ था, 21 लोग की कमेटी बनी थी जिसमें यह कहा गया था सिर्फ और सिर्फ इस मुद्दे पे बात होगी, अन्य कोई मुद्दा वहां पे नहीं आएगा। लेकिन बीजेपी